तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज सुबह सुबह जब सोकर उठे तो जो पहली खबर थी वो यूपी से थी और अफसोसनाक खबर थी कि एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर के पीछे पुलिस गई थी उसे पकड़ने के लिए और वहाँ पे गोलियाँ चली और 8 पुलिस वाले इस गोलीबारी में मारे गए। तो इस एनकाउंटर के बाद एक नाम आया, विकास दुबे। हैरत की बात होती है, बहुत सारे लोग भैया भी बुलाते हैं विकास दुबे को, बहुत सारे लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन इस शख्स की जो कहानी है वो अपने आप में, जो कल का इंसिडेंट है या आज जो सुबह हुआ देर रात, ये सवाल खड़े करता है कि ऐसे इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा सिस्टम, हमारे पॉलिटिशियन और वो लोग जो उनके दबाव में आकर काम करते हैं? ये सवाल इसलिए है कि 19 साल पहले इसी शख्स ने एक पुलिस स्टेशन में घुसकर एक मिनिस्टर को गोली मारी थी। उस वक्त के यूपी के स्टेट मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ था। पुलिस स्टेशन में सैकड़ों लोग, इसके अपने समर्थक, उस मिनिस्टर के भी समर्थक वहाँ पे, थाने के अंदर पुलिस वाले बहुत सारे, और उनके सामने जाकर गोली मारी 19 साल पहले। लेकिन कमाल ये है कि वो अदालत से बरी हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक भी विटनेस नहीं मिला, एक ने भी गवाही नहीं दी। यहाँ तक कि उन पुलिस वालों ने भी गवाही नहीं दी जो पुलिस वाले उस वक्त थाने में मौजूद थे। 19 साल के बाद उसी के हाथों 8 पुलिस वाले इस तरीके से जब अपनी ड्यूटी करने के लिए गए थे, पकड़ने के लिए गए थे, तो मारे जाते हैं। पूरी कहानी और डॉन विकास दुबे की कुंडली क्या है, मैं कोशिश करूँगा आपके सामने रख सकूँ। सबसे पहले इस इनकाउंटर की, क्योंकि इसमें यह भी है कि इसमें गलती किसकी है। या तो जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत मिली थी, या तो पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन सही थी, या फिर किसी ने मुखबिरी कर दी और विकास दुबे को सारी चीज़ें पहले बता दी और इस वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है कल शाम करीब 5 बजे के आसपास। एक राहुल तिवारी, ये इसी कानपुर देहात के, ये जहाँ का जो पूरा इंसिडेंट है ये करीब लखनऊ से 125 किलोमीटर दूर है और कानपुर से जो शहर है वहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर है। और कानपुर देहात में ही एक गांव है, उस गांव में ये सब कुछ हुआ। मतलब कानपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर। राहुल तिवारी नाम का एक शख्स कल शिवली थाने पहुंचता है शाम को और जाकर एक कंप्लेंट लिखाता है और ये कहता है कि ये जो दबंग, ये जो डॉन विकास दुबे, इसने राहुल तिवारी और उसके ससुर, उन दोनों को उठा लिया और किडनैप करके अपने घर ले गया और वहाँ पर काफ़ी मारा पीटा, बंधक बनाया, बांध दिया और फिर जबरन कुछ कागजात पे साइन कराए। वो कागजात उनकी ज़मीन के थे और वो ज़मीन उसने अपने नाम कर ली। विकास दुबे की ये पुरानी फितरत है, गांव के या इस तरह के लोगों के ज़मीन कब्जाना, और इसी से उसने बहुत पैसे कमाए, बेशुमार दौलत कमाई। तो राहुल तिवारी ने जब ये कंप्लेंट लिखाई शिवली थाने में, तो थाने के जो अध्यक्ष हैं वो पहुंचते हैं विकास दुबे के गांव में कि इस तरीके से चीज़ें हैं, आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट है। लेकिन कहते हैं कि विकास दुबे ने थाना अध्यक्ष की बेइज्जती की और एक तरह से उसको शर्मिंदा किया। ड्यूटी पे थे वो, तो वहाँ से लौटते हैं वापस और अपने सीनियर को खबर देते हैं कि इस तरह की बात है, एक किडनैपिंग और उसके बाद जबरन साइन कराने की। और मैं वहाँ गया तो वो थाने नहीं आया, बल्कि उल्टा पुल्टी बात की। तो ऑलरेडी कुछ और कंप्लेंट पहले के भी थे और इस वक्त ऑलरेडी विकास दुबे ज़मानत पर बाहर है। ये भी हैरत की बात है। तो आला अफसरों को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो एक टीम लेके चलते हैं। और पता चल गया था कि ये घर पे, जिस गांव में ये रहता है और जहाँ पे जो इसका घर है, उस घर को एक तरह से समझ लीजिए कि किला है गांव के अंदर, कानपुर देहात में। उस किले के अंदर बिना उसकी मर्ज़ी के कोई जा नहीं सकता, यहाँ तक कि गांव के लोग भी नहीं। दहशत, खौफ, चाहे डर से, कुछ लोग इज्जत भी करते हैं डर से। तो वो एक किला नुमा घर है एकदम। तो इस हादसे के बाद पुलिस टीम ने यह फैसला किया कि रात को दबिश डालेंगे। जबकि दूसरी खबर ये है कि यूपी पुलिस ने तय किया कि आज रात को इसका एनकाउंटर करते हैं। इसके बाद प्लान हुआ, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से पुलिस पूरी तैयार की गई, टीम तैयार की गई। लेकिन इसी बीच ये खबर
विकास दुबे तक पहुंच गई और उसे मालूम हो गया कि पुलिस की टीम आ रही है और उसका एनकाउंटर करने आ रही है। अब उसके पास एक रास्ता ये था कि वो घर छोड़कर भाग सकता था, बट वही है कि जिस तरीके से जो चीज़ें होती हैं राजनीति और नेताओं की दोस्ती, उससे कई बार क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है कहानी। उसने कहा कि भागेंगे नहीं, उसने अपने जो गुर्गे हैं, उसके जो गैंग के लोग हैं, उनको कॉल किया, उनको हथियार के साथ अपने घर बुलाया और तमाम हथियार के अलावा उनके पास AK-47 भी था। इसके बाद उस घर की छत पे ये लोग जमा हो गए। खबर इनके पास पुख्ता थी कि पुलिस की टीम रात को इतने बजे आएगी, करीब 12 साढ़े 12 बजे थाने से निकली है, 1 से 1:30 के दरमियान पहुंचेगी। जिस जगह पे इसका घर है वो काफ़ी ऊंचाई पे है घर का छत, और वहाँ से गांव और या उस सड़क से जो आता जाता है वो साफ दिखाई देता है। तो पुलिस की टीम जब पहुंची तो उसको गांव तक सीधे आ जाए गाड़ी में रोकने के लिए JBC की मशीन सड़क पे लग दी ताकि पुलिस की गाड़ी एंटर ना कर सके। जब पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस को कोई अंदाज़ा भी नहीं कि विकास दुबे को उनके इस ऑपरेशन की जानकारी लग चुकी है। JBC मशीन ने पुलिस की गाड़ी का रास्ता रोक लिया। पुलिस के सामने अब मजबूरी थी, रात का वक्त था। सारे पुलिस वाले गाड़ी से उतर गए और पैदल ही अब विकास दुबे के घर की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस वाले नीचे, विकास दुबे और उसके सारे गुर्गे छत पर, निशाना बिल्कुल सामने। इसके बाद अचानक गोलियां चलनी शुरू होती हैं। अब अचानक जब गोली चली तो पुलिस वालों के पास कोई मौका नहीं, क्योंकि ये नीचे है और वो लोग ऊपर हैं, आराम से देख रहे हैं, आराम से निशाना ले रहे हैं। तो इस गोलीबारी में जिस अचानक पुलिस वाले बदहवास हो गए कि उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जिसे जिधर मौका मिला वो उधर भागे। काफ़ी देर तक गोलियां चलती रही। फिर जब नीचे से गोलियों की आवाज़ बंद हो गई तो विकास दुबे और उसके लोग नीचे उतरते हैं और कुछ पुलिस वाले जो बेचारे जान बचाने के लिए किसी के घर में या आसपास में छुप गए थे, उनको पकड़ कर बाहर लाते हैं और उन्हें गोली मारते हैं। उनके सरकारी जो हथियार है वो भी छीनते हैं, सारे कारतूस तक अपने पास ले लेते हैं। और ये सब करने के बाद, ये सब कुछ करीब 45 मिनट से 1 घंटे के बीच चला। विकास दुबे और उसके सारे साथी अंधेरे में ही गांव से निकल जाते हैं। इस दौरान 1-2 पुलिस वाला जो घायल था वो किसी तरह से अपने सुपीरियर को इन्फॉर्मेशन देता है थाने तक। थाने में ये खबर पहुंचती है, हड़कंप मच जाता है। आसपास के ज़िले और सीनियर पुलिस अफसर फ़ौरन गांव की तरफ भागते हैं। जितने ज़ख्मी थे सबको हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई थी उसमें एक डिप्टी SP जो COB सर्किल अफसर भी जो कहते हैं, उनके अलावा सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, कुल मिलाकर 8 लोगों की मौत हो गई, 8 पुलिस वालों की, और 5 ऐसे थे जो इंजर्ड हैं, जो घायल हैं। विकास दुबे वहाँ से फरार हो चुका है। ये अपने आप में यूपी के इतिहास में इससे पहले ऐसा कोई इनकाउंटर नहीं हुआ जिसमें एक साथ इतने पुलिस वाले की जान गई है। ऐसा कोई इनकाउंटर नहीं हुआ जिसमें इस तरीके से किसी गैंग ने पुलिस वालों को घेर कर अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। तो ये अपने आप में बेहद अफसोसनाक है। लेकिन यहाँ पे वही 2-3 चीज़ें आती हैं कि एक ये कि क्या ऑपरेशन का इंतज़ाम पूरा नहीं था, नंबर 2 क्या किसी ने मुखबिरी की तो वो कौन था, नंबर 3 कि इनके पास इतने हथियार और सारी चीज़ें हैं, इसकी भी है, क्योंकि दोनों तरफ से मुखबिरी होती है, तो पुलिस के पास इसकी जानकारी नहीं थी। और क्या ये जल्दबाजी में किया गया ऑपरेशन था, क्योंकि इन सारी चीज़ों को सवाल इसलिए ज़रूरी है कि 8 पुलिस वाले उनकी जान गई है और उनके परिवार वालों पे जो भी बीत रहा होगा ये आप हम सब बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं है। जो कुछ हुआ ये अगर हमारे नेता, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे लोगों को बढ़ावा न देती तो शायद ये सब चीज़ें नहीं होती। कोई विकास दुबे ने बेशक अपने दुश्मन अपने हिसाब से चुने हों, लेकिन दोस्ती करते वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसने नहीं छोड़ा। उसने हर पार्टी से दोस्ती की। चाहे बहुजन समाज जब सत्ता में आई पार्टी मायावती की, तब उस ज़माने में उसकी तूती बोलती थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी में उसकी जो पत्नी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ी, अखिलेश मुलायम के फ़ोटो हैं। इसके अलावा जब बीजेपी की सरकार आई के साथ नज़दीकी रही। कांग्रेस के साथ शुरुआत में जब कांग्रेस वहाँ ताकतवर थी तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे उनके साथ नज़दीकी रही। किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं छोड़ा।
हर बड़े नेता का आप नाम और चेहरा याद कीजिए अपने जहन में, उसके साथ विकास दुबे की तस्वीर आपको नजर आ जाएगी। आज बहुत सी तस्वीर सोशल मीडिया पे भी है। तो उसे मालूम था और यहीं से उसकी कहानी शुरू भी होती है। दरअसल विकास दुबे बिकरू गांव है, कानपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर है, और वहाँ ये पैदा हुआ। 2 भाई हैं, ये बड़ा भाई है, और शुरुआत इसकी वहाँ ठीक ठाक थी, अपनी पढ़ाई लिखाई शुरुआत ही कर रहा था। लेकिन तभी एक बार किसी एक ग्राम प्रधान के चुनाव के दौरान इसका झगड़ा हो गया, और उस झगड़े के बाद ही इसने क्राइम के रास्ते को अपना लिया और उस रास्ते पे चल पड़ा। धीरे धीरे इसके खिलाफ लड़ाई, मारपीट, धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज होते गए शिवली थाने में। और 2000 में जब ये झगड़ा हुआ और उसके बाद इसने जब क्राइम के रास्ता अपनाए, तो तब तक भी इसका सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन एक वहाँ पे कॉलेज है, उस कॉलेज के जो सहायक प्रबंधक थे, असिस्टेंट मैनेजर, पहला कत्ल विकास दुबे ने उनका किया। ये 2000 की बात है। शिवली थाना इलाके में थे ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे, पहला कत्ल। इस कत्ल को करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पहली बार वो गिरफ्तार होता कत्ल के मामले में और थाने चला जाता, जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कमाल देखिए कि जेल में जाने के बाद वो जेल में रहते हुए एक और कत्ल की साजिश रचता है, और जेल में रहने के दौरान बाहर में एक दूसरा कत्ल करवाता है। यह कत्ल एक राम बाबू यादव नाम के शख्स का था, और उसी दौरान में फिर इसे बेल भी मिल जाती है, ज़मानत पे ये बाहर आ जाता है। 2004 में एक केबल का बिजनेसमैन जो कर रहे थे, उनका ये कत्ल करता है। इसके बाद धीरे धीरे कत्ल की सारी चीज़ें बढ़ती जाती है। लेकिन जो इसकी असली कहानी, जिसने पूरे यूपी में एक तरह से हड़कंप मचा दिया था, वो 12 अक्टूबर 2001, 12 अक्टूबर 2001, जुर्म की दुनिया में कदम रखने के साल भर के अंदर, और इसे कत्ल ने ही असल में विकास दुबे को एक बड़ा डॉन बना दिया था। 12 अक्टूबर 2001 की यह बात है। यूपी में एक नेता थे, और वो उसी वक्त मंत्री भी बनाए गए थे, और राजनाथ सिंह जो अभी अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं, उस वक्त यूपी के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। और उनकी सरकार में संतोष शुक्ला नाम के एक नेता थे, और संतोष शुक्ला को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। संतोष शुक्ला भी इसी इलाके से आते थे जहां से विकास दुबे। तो 2 रैलियां हो रही थी, और चूंकि अब सोच लिया था विकास दुबे ने कि जुर्म के साथ साथ अगर आगे बढ़ना है तो पॉलिटिकल लोगों से भी रिश्ते रखना है, तो उसने पहले ग्राम प्रधान के चुनाव में हाथ आजमाना शुरू किया, अपने परिवार के लोगों को उतारना शुरू किया, और वहीं से उसकी दुश्मनी शुरू हुई संतोष शुक्ला से, जो बीजेपी के नेता थे और इसी वक्त मंत्री बने थे। तो एक ऐसी ग्राम पंचायत के चुनाव की रैली के दौरान इन दोनों के समर्थक आपस में टकरा गए, और टकराने के बाद 12 अक्टूबर 2001 को विकास दुबे शिवली थाने पहुंचता है, और पहुंचने के बाद वो कहता है कि मुझे संतोष शुक्ला की, जो कि यूपी सरकार के मंत्री, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। रिपोर्ट ये थी, जो विकास दुबे ने शर्त वो लगाया, इल्ज़ाम वो ये कि उसके काफ़िले पे उन लोगों ने बॉम्ब फेंका और बॉम्ब से हमला किया। पुलिस रिपोर्ट लिखती, इतनी देर में वहाँ पे मंत्री साहब भी पहुँच गए, यानी संतोष शुक्ला जी भी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने क्रॉस FIR लिखने के लिए कहा कि इन लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। अब अभी तक बातचीत हो रही थी, और दोनों के समर्थक थे करीब 100-200, थाने के कुछ अंदर कुछ बाहर। थाने के अंदर करीब दर्जन भर पुलिस वाले, दोनों में बातचीत चल रही थी। हालात ये बिगड़े तब बिगड़े जब संतोष शुक्ला थाने के अंदर पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त वो राज्य के मंत्री थे यूपी के, तो पुलिस उनको ज़्यादा तवज्जो देती है। विकास दुबे कुछ नहीं था, बल्कि एक क्रिमिनल जो है वो बन रहा था, और कुछ केसेस थे उसके खिलाफ। तो उसे लगा कि मुझे तवज्जो नहीं दिया जा रहा और मंत्री को तवज्जो दिया जा रहा है, इस पर उसको गुस्सा आता है, और फिर वो गाली गलौज शुरू कर देता है। इस दौरान में मंत्री भी कुछ बोल पड़ते हैं, और उसी दौरान अचानक फिर जो चश्मीरी जो कहानी है वो ये है कि विकास दुबे और उसके लोग, राइफल था विकास दुबे के पास, वो गोली चला देते हैं, और इसके बाद कई गोलियां मारते हैं
संतोष शुक्ला को, जो मंत्री थे, और थाने के अंदर थाना अध्यक्ष के कमरे में एक मंत्री का कत्ल हो जाता है। इसके बाद ये सारे विकास दुबे और उसके गुर्गे वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब ये बात बाहर फैलती है तो अब मंत्री संतोष शुक्ला के समर्थक थाने आते हैं और कुछ जो विकास दुबे के लोग भागे थे अपनी हड़बड़ाहट में गाड़ी छोड़ गए, उनकी गाड़ियों को आग लगा देते हैं। मामला लखनऊ तक पहुँचता है। फिर बाकी इस आसपास के ज़िलों से पुलिस को भेजा जाता है ताकि कंट्रोल किया जा सके हालात। विकास दुबे फरार हो गया था। विकास दुबे के फरार के बाद चूँकि एक मंत्री के कत्ल का मामला था, पुलिस तेज़ी से हरकत में आती है और उसकी तलाश शुरू की जाती है। आखिरकार कुछ दिन के बाद विकास पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। 40 दिन के अंदर यूपी पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर देती है विकास दुबे के खिलाफ। लेकिन कमाल ये था कि इस पूरे मामले में जब अदालत में ट्रायल शुरू हुआ तो एक संतोष शुक्ला के अपने भाई के अलावा कोई भी दूसरा चश्मदीद अदालत नहीं पहुंचा, जबकि उस वक्त सैकड़ों लोग मौजूद थे। और ये एफआईआर में भी दर्ज है पुलिस के कि सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में संतोष शुक्ला का कत्ल हुआ और उसमें कई पुलिस वाले भी थे, लेकिन एक भी अदालत में नहीं पहुंचा। इसकी दो वजह थी। एक, जिस कमरे में कत्ल हुआ और चूंकि थाने के अंदर हुआ, पुलिस वालों की मौजूदगी में हुआ, तो बाद में और एक मंत्री का कत्ल था, तो ऊपरी अफसर जो आए सारे, उन्होंने जो फिर रिपोर्ट लिखाई उसमें उस वक्त थाने के अंदर जितने पुलिस वाले मौजूद थे उनको भी इस कत्ल में आरोपी बना दिया गया। तब जब आरोपी बन गया तो फिर वो गवाही कैसे दे खिलाफ, और फिर विकास दुबे का तब तक थोड़ा कद भी बढ़ रहा था, तो उन पुलिस वालों ने एक गवाही नहीं दी। जो इतनी भीड़ थी उनमें से भी एक ने गवाही नहीं दी। सिर्फ एक शख्स था जो मंत्री जी का भाई, लेकिन वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो एक तो रीज़न ये। दूसरा, पुलिस ने रिपोर्ट में अपने लिखा कि एफआईआर में ये साफ साफ कि विकास दुबे ने 5 मीटर की दूरी से गोली मारी थी, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई उसमें यह था कि ब्लैक 0 रेंज से गोली मारी गई। तब कहाँ 5 मीटर और कहाँ बिल्कुल करीब से, तो ये भी गलत चला गया। तीसरा ये था कि जो डिफेंस ने ये साबित कर दिया कि जब ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त थाने में समर्थक तो थे, लेकिन खुद विकास दुबे मौजूद नहीं था, क्योंकि मंत्री के आने के बाद उसे लगा हालात ख़राब हो जाएंगे, तो वहाँ से पहले ही निकल गया था। तो ये 3 चीज़ें ऐसी थीं जिसके बाद अदालत ने विकास दुबे को इस कत्ल के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। इसके बाद ऐसा नहीं है ये आखिरी था, कत्ल होते गए, लेकिन कमाल ये था कि कत्ल के बाद वक्त से पहले उसे ज़मानत मिल जाती। क्यों मिलती? क्योंकि यूपी में सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी को, चाहे बसपा की हो, बीएसपी को, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, एसपी की हो, हर पार्टी के नेताओं से उसकी ज़बरदस्त दोस्ती थी और सेटिंग थी, और इसका फ़ायदा उसे मिलता। पैसे भी बहुत कमाए, चंदा भी देता, बल्कि ये ज़मीन के कब्ज़ा, उगाही, इन सब से उसने गांव में एक स्कूल और कॉलेज भी खुलवा दिया, और हर पार्टी को फंड चंदा देता। तो उसकी वजह से हर पार्टी के लोग उसके सर पे हाथ रखते, तो उसे ज़मानत मिलती जाती। आज जब ये सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये सारा इंसिडेंट हुआ है, तब भी वो कत्ल के 1-2 मामले में अभी ज़मानत पर बाहर है, और ज़मानत पर आकर उसने ये इंसिडेंट किया है। तो यहाँ अब इसके बाद पुलिस उसे ढूंढ रही है। लखनऊ में कृष्णानंद इलाके में इसका आलीशान घर है, वहाँ भी पुलिस टीम जब पहुँची तो ताला लगा हुआ था दरवाजे पे, पर ताला तोड़कर पुलिस अंदर घुसी, तलाशी ली, कुछ मिला नहीं है। पूरे बॉर्डर जो यूपी के हैं वहाँ पे इसकी तलाशी हो रही कि कहीं ये बाहर ना निकल जाए यूपी से। यूपी के अंदर ढूंढा जा रहा है इसे। और जो चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी हैं वो खुद गए थे कानपुर देहात पुलिस वालों को श्रद्धांजलि देने, और ये कहा है डीजीपी और होम सेक्रेटरी को कि इसमें सख्त एक्शन लिया जाए। तो अब खबर यही आ रही है कि बहुत मुमकिन है आज, अभी कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद यूपी से एक और एनकाउंटर की खबर आएगी, और बहुत मुमकिन है कि वो खबर यही होगी कि विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन सवाल है कि विकास दुबे जैसे लोग पैदा कैसे होते हैं? तो वही सिंपल सा इसका जवाब है, ये राजनीति और क्राइम, इन दोनों की गठजोड़ की पैदाइश होते हैं। अगर शुरुआत में ही इन लोगों के सर से नेता के कहने पे पुलिस अपना हाथ हटा ले, तो हिम्मत नहीं है कि ऐसे लोग पनपें और बड़े हो सकें।
लेकिन जब उन्हें लगता है कि मैं कितना भी बड़ा जुर्म कर लूँ, गुनाह कर लूँ, ये सिस्टम हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है, बचा लेगी, तो फिर वो बेलगाम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए, ऐसे लोगों के लिए ज़िम्मेदार हमारा अपना सिस्टम है। और ये एक इकलौता ही मिसाल नहीं है। आप यूपी के जितने या बिहार के जितने, नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पर, साउथ में भी है लेकिन ज़्यादा तादाद में नॉर्थ इंडिया में, जितने बड़े बाहुबली या डॉन या क्रिमिनल हैं, आप उनका इतिहास पढ़ लीजिए, वो सभी कभी ना कभी उनको पॉलिटिकल संरक्षण मिला है। और ये शुरू से रहा है, क्योंकि नेता अपने चुनाव में ऐसे दबंग लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए, और ये उसका फ़ायदा उठाते हैं फिर क्राइम की दुनिया में क्राइम करके बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए। तो ये जो गठजोड़ है, ये सबसे डेंजरस है। तो ये थी कहानी विकास दुबे की। कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।